प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आज शुक्रवार है, आप सभी लोगों के बीच में मैं कुंडली लेकर के उपस्थित होता हूँ। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आपने लेख लिखना शुरू तो कर दिया है ना? याद रखिएगा, कुछ लोगों ने भेज भी दिया है। आप कब भेज रहे हैं? कोरोना के ऊपर मैंने लेख लिखने को कहा है, इसने आपको कैसे प्रभावित किया है ये जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। इनका नाम है कविता पांड्या। ये अकोला महाराष्ट्र से हैं। आइए झट से इनका पंचांग पढ़ के दिखाता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। विक्रम संवत 2035, शक संवत 1900। अगर आपका जन्म 1978 से लेकर के 79 के बीच में हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जन्म जो हुआ है वो प्रजापति संवत्सर के अंतर्गत हुआ है। और प्रजापति संवत्सर में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रजा के पालक होते हैं, नौकरी करने वाले और खास करके वाणिज्य के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, बैंकिंग आदि के सेक्टर में, और कभी कभी इन्हें शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ देखा जाता है। राजा के द्वारा और राजा से प्राप्त धन के द्वारा इनका जीवन यापन होता है, मतलब नौकरी करने वाले होते हैं। आगे चर्चा करता हूं तो दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता कभी कभी क्षुब्ध हो जाती है। व्यक्ति कभी कभी जब उसके सामने कोई बड़ी समस्या आती है तो उसे बहुत बड़ा मान लेता है और फिर उससे अपने आप को प्रभावित कर लेता है। मतलब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कभी कभी कमजोरी और कभी कभी कमतरी देखी जाती है। दक्षिणायन में होता क्या है कि सूर्य बली होते हैं उत्तरायण में, और दक्षिणायन में उनका प्रभाव थोड़ा कम जाता है क्योंकि देवताओं की रात्रि होती है ना, और सूर्य तो जगत के चक्षु हैं, पालक हैं वो। तो अगर वो दक्षिणायन में हो जाते हैं तो प्रभाव उनका थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, और उसका प्रभाव अगर व्यक्ति पे पड़ जाए तो आत्मविश्वास के कारक होते हैं, नेत्रों के कारक होते हैं, हड्डियों के कारक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत करने के कारक होते हैं। इन सब चीज़ों को वो थोड़ी सी कमतरी में डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इनका जन्म जो हुआ है वो कार्तिक मास में हुआ है। कार्तिक मास में जन्मे लोग थोड़े कुटिल विचारों को धारण करने वाले होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, परिवार के पालक होते हैं। इनके दिमाग में सबसे पहले और पहली प्राथमिकता इनका काम और दूसरी इनका परिवार का पालन पोषण करना होता है। ये स्थितियां, व्यक्ति प्रजा का पालक होता है, मैंने कहा ना प्रजापति संवत्सर में। और दूसरी बात है कि मैंने ये भी कहा कि व्यक्ति अगर कार्तिक मास में जन्मा है तो वो थोड़ा स्वार्थी गुट और स्वार्थी तत्व का हो जाता है, अपने काम से काम रखने वाला, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करने वाला। हालांकि जिस लग्न से ये हैं वो आगे चर्चा करूंगा तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा ये आगे भी बताऊंगा। कार्तिक मास में होती है हेमंत ऋतु। व्यक्ति प्रेमी है, जल्दी जल्दी चलने वाला है, कंधे थोड़े झुके हुए से होते हैं, और हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण सुंदर है, चौड़े चेहरे को रखने वाला है। बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लेकिन पतले होते हैं, घुंघराले भी होते कई बार देखे गए हैं। आगे चर्चा करता हूं तो अब आगे हेमंत ऋतु शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का इनका जन्म है। अब विचार करिए, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो आप कैसे हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष का हो जाए और चतुर्थी तिथि का, अर्थात चंद्रमा चूंकि अष्टमी तिथि से शुभग्रह बनते हैं तो वो उसके पहले के हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक बन रहे हैं, अर्थात अगर कुंडली में स्थिति चंद्रमा की कमजोर रही तो मन को और माता को और स्वास्थ्य को और आय को और कभी कभी प्रेम संबंधों को और कभी कभी मानसिकता को कमजोर करने वाले होंगे। ये बात आगे देखने वाली होगी कि चंद्रमा की स्थिति कैसी बन रही है। लेकिन यहाँ पे जो पंचांग में स्थिति बन रही है वहाँ पे शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक कहे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये पापक बन रहे हैं। अब प्रभाव इनका क्या रहेगा? तो शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी मानसिकता के होंगे, श्रेष्ठ मति बुद्धि के होंगे, धार्मिक होंगे, वाणिज्यकर्ता होंगे, अच्छे कला के जानकार होंगे, संगीत आदि में रुझान रखने वाले होते हैं, तीव्र नेत्रों को धारण करने वाले होते हैं। हालांकि चूंकि पापक हो रहे हैं चंद्रमा, इस वजह से नेत्रों में परेशानी भी देखी जाएगी। और साथ ही साथ चतुर्थी तिथि, तो चतुर्थी तिथि में जन्मे लोग अच्छी मानसिकता के होते हैं, जहाँ पे वहीं पे एक बात जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, मति बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि अच्छा और बुरा होना ये दो अलग अलग बातें हैं।
एक मैंने जहां शुक्ल पक्ष में बात कही कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरीके से देखता है, ये एक तरीके से उसका दिमाग वहां पे कैसे काम करता है, और दूसरी बात कि चतुर्थी तिथि में जन्मे लोगों का वास्तविक नेचर कैसा होता है, तो यहाँ पे वो अच्छे मानसिकता के होते हैं, श्रेष्ठ मति बुद्धि के, धार्मिक मनोवृत्ति को धारण करने वाले, अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भी इन्हें सफलता मिल जाती है। शुक्रवार का जन्म है इनका, अर्थात व्यक्ति सुंदर है, अच्छी मानसिकता का होगा, और साथ ही साथ शुक्रवार के जन्मे लोग बेहतरीन होते हैं। इनका दाम्पत्य अच्छा होता है और पति प्रेम करने वाले ही होते हैं, हालांकि वो कई बार अंतर्मुखी भी होते देखे गए हैं। अब उसके बाद शुक्रवार के बाद आगे बढ़ते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग ज्येष्ठ होते हैं, परिवार में बड़े होते हैं, अपने परिवार के पोषक होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले होते हैं, अपनी मानसिकता को लेकर के समाज में परिचित होते हैं, एक साथ कई लोगों को और कई लोगों के साथ संबंधों को तालमेल बिठाने के लिए जाने जाते हैं, समाज में बैलेंस करने के लिए इन्हें बुलाया जाता है, दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करते हैं, तीव्र मानसिकता, दांत थोड़ी चौड़ी चौड़ी और बीच में गैप लिए भी होती है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मैंने जैसा बताया पतले लंबे बाल होते हैं, घुंघराले बाल भी होते देखे जाते हैं। शुक्रवार का प्रभाव कि व्यक्ति सुंदर है, कोई भी देखेगा तो एक बार आकर्षित तो जरूर हो जाता है, और अपनी अवस्था से व्यक्ति थोड़ा कम दिखता है, आवाज़ अच्छी होती है, प्रभावित करने वाली भी होती है। तो ये बात है शुक्रवार और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे होने के कारण। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव ये भी होता है प्रिय दर्शकों कि व्यक्ति बैंकिंग आदि से संबंधित काम करने वाला, शिक्षण कला का माहिर होता है, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला भी होता है, अच्छे पद पे विभूषित और श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है, धार्मिक मनोवृत्ति और सदाचरण करने वाला होता है। आगे बढ़ने पे अतिगंड योग में इनका जन्म हुआ है। ये अतिगंड योग है, उसको ये तीन तरीके का होता है, एक नक्षत्र गंडांत होता है, एक लग्न और एक तिथि गंडांत। तो उसके आधार पर अगर देखता हूं तो यहां पे एक लग्न मैंने कहा, एक नक्षत्र और एक तिथि गंडांत। तो यहां पे जो इनका है गंडांत का मतलब होता है जहां पे दो तिथि का, दो लग्न का और दो नक्षत्रों का मेल होता हो, उसे गंडांत कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति जब अति गंडांत में जन्मा होता है तो ये बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य को परेशान करे, या इनके आने के बाद माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा निगेटिव जाना दिखता है, ये बात भी पक्की है। आगे बढ़ने पे पता चलता है तो अतिगंड योग और वणिजकरण में इनका जन्म हुआ है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान के पास रह करके भी अच्छे धन संपत्ति का मालिक हो जाता है और श्रेष्ठ धन को कमाने वाला होता है, बहुत ज्यादा दूर इन्हें नहीं जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख बात कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में चर्चित होता है, अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखने वाला और उनके किसी भी समस्या में सम्मिलित होने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय राक्षस गण के हैं ये। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण अच्छी मानसिकता, मति बुद्धि अच्छा, श्रेष्ठ विचार और अच्छे लोगों के संपर्क में रहने वाले, इनके जो भी निकट के लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं और अच्छे हैं और विचार अच्छे रखने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो मित्र होंगे वो भी अच्छी मानसिकता को रखने वाले और समाज के उच्चतम दर्जे के जो लोग हैं उनके साथ इनका संबंध होता है। मैंने कहा ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा भड़काऊ भी होगा और थोड़ा क्रोध भी करता है, हालांकि व्यक्ति हंसोड़ प्रवृत्ति का ज्यादा होता है। अब आइए इनके जन्म कुंडली के अध्ययन पे आपको लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं। आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले जगत के पालक, जगत नियंता और ग्रहों के राजा सूर्य की। आपकी कुंडली जो कि मिथुन लग्न की बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य को पराक्रम भाव का आधिपत्य मिला होता है, यहां इनको बैठना था। श्रीमान जाकर के अपने भाव से 3 घर आगे पंचम भाव में, ज्ञान के भाव में तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। मैंने कही थी बात कि अगर ग्रह तुला राशि का हो जाए और खास करके सूर्य, तो वो वहां पे नीच के हो जाते हैं। अब विचार करिए तो जन्म कुंडली में उनके अंश पे आते हैं कि अंश के आधार पर उनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले ये 17 अंश 27 कला पे हैं, स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में। इनका प्रभाव क्या होगा ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन ग्रह की अवस्था की अगर चर्चा करता हूं तो ये तुला राशि के नीच के हुए और साथ ही साथ ये विषम राशि है और साथ ही साथ ये अंश जो है वो 17 अंश का है, अर्थात ग्रह युवा है। मतलब नीच का तो हुआ लेकिन युवा है, अर्थात इसका फल देखने लायक होगा। बने रहिएगा तो जरूर देख लेंगे आप कि कैसे फल करने वाले हैं ये सूर्य।
आगे चर्चा मन के कारक, मस्तिष्क और माता के स्वास्थ्य और खुद के इम्यून का कारक होता है चंद्रमा, उनके बारे में विचार कर लेते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण होता है चंद्रमा का, और व्यक्ति के आंतरिक स्रोत और आंतरिक ऊर्जा के विधाता होते हैं चंद्रमा। आपकी कुंडली के लिए बनते हैं ये धन भाव के अधिपति, और यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के धनवश होकर के जन्म कुंडली के ऋण भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वही आपकी राशि होती है, इसमें कहीं से भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पे बैठे हैं, जो भी अंक है उस अंक पे जो भी राशि है ना, वही आपकी जन्म की राशि है। अर्थात आपके जन्म के समय पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। अब विचार करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति, ये चंद्रमा 24 अंश 52 कला, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। ये अगर विचार करते हैं तो रोग भाव में बैठे हैं, रिपु भाव में और शत्रु के भाव में बैठे हैं चंद्रमा। इनका प्रभाव अवश्य ही देखने लायक होगा, लेकिन चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो एक जो कि सर्वप्रमुख ग्रह सूर्य यहां नीच के हुए और चंद्रमा भी नीच के हुए। इस आधार पर कि अंश पे अब आते हैं, तो अंश में 24 अंश के हैं, ये बाल अवस्था के होंगे क्योंकि ये सम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा नीच के तो हुए लेकिन बाल अवस्था में, यानी कि सूर्य नीच के हुए युवा हुए और चंद्रमा नीच के हुए बाल अवस्था में। अब पराक्रम और शौर्य के कारक मंगल के बारे में विचार करना जरूरी है। आइए देखते हैं उनकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या बन रही है। मंगल अगर आपकी कुंडली में बात करते हैं तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल होते हैं रोग भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि लाभ भाव में बनती है। विचार करिए, मंगल को या तो यहां बैठना था या तो 11वें भाव में जहां 1 नंबर लिखा है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के मंगल आपकी कुंडली के रोग भाव के अधिपति भी होते हैं, स्वराशि के बैठे हैं। इस आधार पर कि अंश की अगर चर्चा करता हूं तो 7 अंश 43 कला, अनुराधा नक्षत्र ये न्याय के कारक शनि का नक्षत्र होता है, और बैठे हैं ये अपनी राशि के। इस आधार पर कि अंश को जब देखा जाता है तो आपकी कुंडली में ये सम संख्या में वृद्ध हो जाते हैं। मंगल का वृद्ध होना, सूर्य का नीच राशि में युवा होना, चंद्रमा का नीच राशि में कमजोर होना, मतलब वो थोड़े कमजोर थे, बाल अवस्था के थे। अब आगे चर्चा बुद्ध की कर लेते हैं। बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं बुद्ध, चंचलता और चपलता के निर्णय करने वाले होते हैं बुद्ध। आइए विचार करते हैं उनकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। बुद्ध आपकी कुंडली के लिए लग्नेश बनते हैं और सुख भाव के अधिपति। दो भावों के अधिपति होने से कहीं ना कहीं इनको दोष भी लगेगा केंद्र में, और साथ ही साथ ये 2 भावों के यानी कि सुख और लग्न के जो कि इस कुंडली को रूल करेंगे, कुंडली के अधिपति माने जाते हैं। यही सभी ग्रहों को और सभी राशियों को भाव देंगे। तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें यहाँ बैठना है। खुद कहाँ बैठे हैं? श्रीमान को बैठना था या तो यहाँ लग्न में या फिर सुख भाव में, लेकिन बैठे कहाँ? ये रोग भाव में बैठे हैं। तो रोग भाव में बैठना 7 अंश 4 कला, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, और ये सम संख्या की राशि में बैठे हैं। ये आपकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं ये मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ, और मंगल इनके शत्रु होते हैं, तो शत्रुग्रही हो गए। शत्रुग्रही होना और अंश जो है ये वृद्ध का हो रहा है। इस आधार पर आपकी कुंडली में बुध भी वृद्ध होकर के बैठे हैं अति शत्रु की राशि में। अब आगे चर्चा देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुख को देने वाले और अच्छे पति और अच्छे संसाधन के मालिक बनाने वाले होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली के लिए बनते हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के केंद्र में ही बनती है, क्योंकि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु दोनों भावों के मालिक हो जाते हैं, जो कि परस्पर सप्तमेश और दशमेश होते हैं। आपकी कुंडली में कैरियर और 7वें भाव को रूल करने वाले ग्रह अपने भाव से कहां बैठे हैं? बैठना था यहां और यहां। इन दोनों भावों से वो जाकर के एक भाव से 5वें बैठे हैं, जहां उच्च के हैं वो, और साथ ही साथ वो धन भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ 14 अंश 48 कला पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। अब जबकि ये चर्चा कर रहे हैं तो अंश के आधार पर तो गुरु यहाँ उच्च के हुए और अंश में 14 अंश पे हैं, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति जिस ग्रह की देखी जा रही है वो गुरु की देखी जा रही है, और ये ग्रह आपकी कुंडली में युवा होकर के बैठा है। आगे जब चर्चा करेंगे शुक्र की तो पता चलेगा कि वो कैसी स्थिति में है। आइए देख लेते हैं उनके पोजीशन को। अगर शुक्र जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो बेहतरीन दाम्पत्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। साथ ही साथ व्यक्ति वात्सल्य का भरा होता है। मातृ प्रेम की बात हो या पत्नी प्रेम की बात हो, हर जगह व्यक्ति सबसे आगे रहता है। आपकी कुंडली में शुक्र का क्या स्थिति है और शुक्र की स्थिति क्या है, तो इस पे जब विचार करते हैं तो मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र 5वें भाव के और 12वें भाव के अधिपति बनते हैं।
यानी कि ज्ञानेश और व्ययेश बनते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के पंचम भाव में बैठे, अपनी राशि के हुए और वक्री हैं, तो वक्री होने के कारण पिछले भाव का भी फल करेंगे, यानी कि सुख भाव का भी फल करेंगे। और साथ ही साथ जब अंश पे विचार करते हैं तो 24 अंश 9 कला, और ये नक्षत्र है विशाखा का, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो कि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति उच्च के हैं, अर्थात शुक्र को भी एक तरीके का बल मिल गया, जो कि अच्छी बात है। अंश के आधार पर ये शुक्र आपकी कुंडली में मृतप्राय होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये किस तरीके का फल करने वाले हैं ये देखने लायक होगा। अब बात न्याय के कारक शनि की कर लेते हैं। बात जब शनि की चल रही हो तो ये न्याय के कारक होते हैं और व्यक्ति के जीवन में हमेशा न्याय ही करते हैं। इनका डंडा थोड़ा तेज चलता है और साथ ही साथ न्याय के लिए ही ये जाने जाते हैं। आपकी कुंडली के लिए न्याय के कारक जो कि शनि बनते हैं अष्टम और नवम भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति यानी कि बैठना था या तो अष्टम में या फिर नवम में, लेकिन बैठे कहाँ, जाकर के जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में, सूर्य की राशि में। सूर्य उनके शत्रु होते हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता में शत्रु नहीं, मित्रता का भाव रखने के कारण ये शनि आपकी कुंडली के लिए समता के भाव में आ रहे हैं। अब अंश पे विचार करते हैं तो ये 18 अंश के हैं, युवा हो रहे हैं और साथ ही साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है जो कि इनके मित्र होते हैं। बात जब राहु और केतु की करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए इनकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, कारण कि मैंने एक कार्यक्रम में बताया था कि अगर राहु और केतु की स्थिति चौथे और 10वें के संबंध में बन जाए, यानी कि राहु जहां चौथे भाव में और केतु अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो ये अच्छे होते हैं। स्वराशि के ये ग्रह दोनों मृतप्राय अंश के आधार पर देखे जा रहे हैं। आइए अब जन्म कुंडली के विश्लेषण पे लेके आता हूं। आशा है आप ये कार्यक्रम पूरा अंतिम तक देखेंगे, कहीं ना जाइएगा। अब थोड़ी सी चर्चा आपकी कुंडली में कारक अकारक ग्रहों पे कर लेता हूं। तो सबसे पहले विचार करिए, मिथुन लग्न की कुंडली में कारक होते हैं सर्वाधिक कारक आपकी कुंडली में शुक्र, क्योंकि ये पंचम भाव के अधिपति, ये एक त्रिकोण भाव है और दूसरा भाव इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है 12वें भाव में। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में सर्वाधिक जो कारकत्व प्राप्त होगा वो शुक्र को प्राप्त होगा, जो कि आपकी कुंडली के लिए ज्ञान भाव के अधिपति बनते हैं। दूसरा प्रमुख कारकत्व आपकी कुंडली में जिनका बनेगा वो शनि का बनेगा, क्योंकि भाग्य भाव में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है। तो यानी कि अगर कारकत्व के आधार पर तो आपकी कुंडली में जो श्रेष्ठ ग्रह की बात करता हूं तो अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हुए तो कारक ग्रहों में जब बात करता हूं तो शुक्र की स्थिति अगर अच्छी रही तो आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे फलदायक हो सकते हैं, और शनि की स्थिति अगर अच्छी रही तो व्यक्ति बेहतरीन कुंडली की तरफ आगे बढ़ सकता है। ये कारक ग्रह थे। अकारक ग्रहों की चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में बाकी के बचे 2 ग्रह तो निकल गए। एक सबसे पहले तो शुक्र निकले और दूसरे शनि। अब बात गुरु, सूर्य और मंगल की कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देव गुरु बृहस्पति 2 भावों के अधिपति होते हैं और यहाँ पे वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं। इस आधार पर अगर बात करता हूं तो ये आपकी कुंडली के अकारक होंगे। दूसरा अकारकत्व जिस ग्रह को प्राप्त होगा वो रोगेश और लाभेश मंगल को होगा। मंगल आपकी कुंडली में सर्वाधिक अकारक होगा। और तीसरा अकारकत्व सूर्य को प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक त्रिक भाव के अधिपति होते हैं। ये त्रिक भाव है और ये कमजोर भाव कहा जाता है। इस वजह से आपकी कुंडली में मंगल भी, सूर्य भी और गुरु भी अकारक होते हैं। अब बात मिथुन लग्न की कुंडली में तटस्थ कौन कौन से ग्रह होते हैं, अर्थात कौन सा ऐसा ग्रह है या कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो न तो अच्छा फल देते हैं और न ही बुरा। आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का चंद्रमा पहले ही पापक बना हुआ है, नीच की राशि में बैठे हैं। इस आधार पर अब आगे बढ़ के देखिए तो मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो धन भाव के अधिपति, ये दूसरा भाव मारक भाव होता है। अगर चंद्रमा अच्छे रहे कुंडली में तो ये सभी प्रकार के सुखों को और धन को और कुटुंबजनों को देने वाले होंगे, लेकिन अगर इनकी स्थिति खराब हुई तो ये प्रबल रूप से कमजोरी को दिखाने वाले हो जाएंगे। तो चंद्रमा की स्थिति अगर देखता हूं तो ये द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण तटस्थ हो जाते हैं, अर्थात न तो अच्छा फल करेंगे और न ही बुरा। बुध भी आपकी कुंडली के 2 भावों के अधिपति हो जाने के कारण, लेकिन ये केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते। अगर 2 भावों के अधिपति बने तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते, लेकिन ये चूंकि लग्नेश भी होते हैं इस वजह से इससे वो मुक्त भी हो जाएंगे। याद रखिएगा ये बात। तो आपकी कुंडली में तटस्थ ग्रहों की संख्या बुध और चंद्रमा, अकारक हुए गुरु, सूर्य और मंगल, और साथ ही साथ कारक और सर्वाधिक कारकत्व शनि को, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में, और दूसरा कारकत्व जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे शुक्र की या पंचम भाव में बन रही राशि शुक्र के कारण आपकी कुंडली में ये ग्रहों की स्थितियां थी। अब मिथुन लग्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा बता देता हूं। सबसे पहले
मिथुन लग्न के लोग राजकुमार के ही सदृश होते हैं। विचार करिएगा, ये थोड़े आलसी होते हैं, लालची होते हैं। अपने काम को निकालने के लिए ये व्यक्ति के सामने बिछ से जाते हैं और अपनी अवस्था को सफलता में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके ऊपर कभी भरोसा करना हो तो थोड़ा कम करिएगा, क्योंकि व्यक्ति जो सर्वाधिक लोग ठगे गए हैं वो मिथुन लग्न के लोगों के द्वारा ही ठगे गए हैं। व्यक्ति अच्छे कला का निपुण होता है। मिथुन लग्न के लोग, मिथुन अगर राशि की बात करते हैं तो ये तारामंडल में एक ऐसे दो तारों का समूह है, दो तारे, जिसमें एक तो बहुत ज्यादा दैदिप्यमान है, एक बहुत ज्यादा तीव्र रोशनी करने वाला है और दूसरा थोड़ा कम रोशनी करता है। फिर भी इनकी जो नाव है वो समुद्र रूपी तूफान में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाती है। व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत कर ले तो सफलता के मार्ग को चूम लेता है और सफलता के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, उसकी सवारी कर लेता है। मिथुन लग्न के लोग भौतिकवादी जीवन जीने वाले होते हैं। अपने पैरों पर सबसे पहले तो ये खड़ा होना चाहते हैं, किसी दूसरे के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हमेशा सशंकित रहते हैं और इनका जो निर्णय होता है वो फ्लक्चुएशन और धारदार होता है, तुरंत तुरंत बदलने वाला होता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने का प्रयास इन्हें कई बार असफल भी कर देता है और किसी को हराने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका भरोसा थोड़ा मुश्किल से करना चाहिए। मिथुन लग्न के लोग राजकुमार के सदृश होते हैं तो गला काटने में कभी किसी का देर नहीं करते हैं। हो सकता है मिथुन लग्न वालों को थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन क्या करूं, कह सकता हूं। मिथुन लग्न वाले जो लोग होते हैं वो वास्तव में राजकुमार के सदृश होते हैं। वस्तुतः ये सिर्फ होते हैं, परंतु ये राजकुमार के सदृश होते हुए भी इनकी मानसिकता थोड़ी कभी कभी कलुषित विचारों से प्रेषित हो जाती है और प्रेरित हो जाती है। इस वजह से ये लोगों का लाभ उठाते हैं और जब हिंसक होते हैं तो पूरा हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। कभी कभी वात्सल्य का भाव, कभी कभी धीर गंभीर, कभी कभी वाचाल, कभी बिल्कुल शांत सौम्य और बिल्कुल शांति की प्रतिमूर्ति बनते देखे जाते हैं और कभी कभी पूरा हिंसक, मतलब हर तरीके से। क्योंकि ये राशि जो है वो बुध से प्रभावित है, तो बुध है द्विस्वाभाविक राशि का मालिक और वो कुमार ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में वो एक स्थिति को कभी भी मेंटेन करके नहीं रख पाता है। कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, ये स्थितियां बनती हैं। साथ ही साथ अगर विचार पे बात करते हैं तो विचारों में ये हमेशा डरावने होते हैं। इनका विचार जो होता है वास्तव में बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है। किसी भी चीज़ को देख करके तुरंत ही सीखने की प्रवृत्ति होती है। अच्छे कला के पारखी होते हैं। गीत, संगीत और नृत्य आदि में इनको महारत हासिल होती है। टेक्निकल चीज़ों में इनका दिमाग बहुत तीव्रता से काम करता है। किसी भी चीज़ को देख करके तुरंत ही सीखने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। वाणी से संबंधित काम करने वाले होते हैं और तीव्र मानसिकता के रखने वाले, बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीखने वाले और अपनी वाणी और अपने नेत्रों से सबको मोहित करने वाले होते हैं। चेहरा चूंकि राजकुमार से प्रभावित होता है तो हो सकता है सुंदर हो, लेकिन जीवन का अंत थोड़ा कमजोर बीतता है, क्योंकि आरंभ जब आप किसी को ठग करके करेंगे शुरुआत, तो निश्चित रूप से अंत बुरा होता है। आगे बात मिथुन लग्न के बाद अब राशि पे करते हैं। तो राशि इनकी जन्म कुंडली में वृश्चिक की है। वृश्चिक राशि के लोग उच्च पदस्थ अधिकारी बनते देखे गए हैं। इनमें भी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का भाव होता है। इस आधार पर अगर विचार करते हैं तो वृश्चिक राशि के लोग थोड़े पेटू होते हैं, थोड़ा ज्यादा खाने वाले होते हैं और ये स्थिति तब और बढ़ जाती है जब मंगल छठे भाव में बैठे हों। ये बात याद रखिएगा। वृश्चिक राशि के लोग राजकीय कर्मचारी के पद पे और राजा से ही जुड़ करके, राज्य से और देश से जुड़ करके ही अपना काम और जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इनकी वाणी थोड़ी कठोर होती है। चीज़ें सजा करके रखना इन्हें बहुत अच्छा और भाता है। साथ ही साथ लोगों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं करने देते हैं। एक खास तरीके का वातावरण और पर्यावरण बना करके रखते हैं और उससे अंदर लोगों को प्रवेश न तो देते हैं और न खुद करते हैं। अंधेरे में भी चीजें आसानी से इन्हें जो रखे होते हैं ये आसानी से ये ढूंढ लेते हैं। अब विचार करते हैं आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के बैठे और ग्रह की स्थितियों पे। सबसे पहले आरंभ सूर्य से करूंगा। आइए अब शुरू करते हैं इनकी जन्म कुंडली में सूर्य से लेकर के शनि राहु केतु पर्यंत ग्रहों की स्थितियां। सबसे पहले सूर्य जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। ये जा करके अपनी जन्म कुंडली से तृतीय बैठे हैं 1, 2, 3, यानी कि तृतीय एकादशवें का संबंध है। सूर्य बैठे अपने भाव से बहुत अच्छे हैं।
पंचम भाव में बैठे हैं एक संततिवान बना देते हैं। और खास करके जब ऐसी स्थिति बन जाए कि सूर्य पंचम भाव से संबंध बना ले तो दाम्पत्य को कई बार कमजोर करता है, या पति जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि निकट आने में थोड़े संकोच करते हैं। ये बात पक्की है। दूसरी बात है कि ये सूर्य जो बैठे हैं ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु सूर्य के प्रबल शत्रु होते हैं। साथ ही साथ अगर आध्यात्मिक रूप से और ग्रहों के मित्रता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सूर्य और शुक्र बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, और शुक्र बैठे भी हैं तो वक्री होकर के, यानी कि शुक्र यहाँ के फल को ना दे करके यहाँ का भी फल देंगे। यहाँ पे अगर चलित कुंडली में देखते हैं तो बुध और मंगल ये सारे ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में आ रहे हैं और चंद्रमा खाली यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे गुरु लग्न में आ रहे हैं, यानी कि उच्च के गुरु जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो वास्तव में फल लग्न का कर रहे हैं। तो व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान भाव तो बड़ा अच्छा बन रहा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के लाभ पे पड़ेगी, जो कि उनकी अति विशिष्ट कारक भाव और उच्च की राशि है। सूर्य आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम के फल को देर से देने वाले, लेकिन मिलेगा जरूर। पराक्रम का फल मिलता है थोड़ा विलंब से, क्योंकि वास्तव में वो ग्रह नीच का है ना। और अंश के आधार पर देखता हूं तो 17 अंश 24 अंश 7 अंश का अंतर है। नीचत्व भंग होगा लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि ये त्रिकोण भाव नहीं त्रिकोण का भाव है। विचार करके देखिए तो ये त्रिक भाव के अधिपति बनते हैं। त्रिक भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठना, और यहाँ के कारक जो कि गुरु होते हैं वो आपकी कुंडली में उच्च के होते हैं। पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं, वो आपकी कुंडली में अकारक होते हैं गुरु, और वो उच्च के हो रहे हैं धन भाव में। मतलब व्यक्ति की कुंडली में धन की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वास्तव में सूर्य जो है वो यश गौरव के प्रदाता होते हैं और ज्ञान के कारक होते हैं, ज्ञान के देने वाले और अच्छी मानसिकता के रखने और रखाने वाले होते हैं। इस आधार पर सूर्य यहाँ पे नीच के भी बैठे हैं, लेकिन शुक्र जैसे विद्वान ग्रह के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा होगा। अगर एजुकेशन बाधित भी हुआ तो व्यक्ति अच्छे पदों पे, और हो सकता है कि अच्छे पद पे विभूषित हो जाए। ये बात बनती है क्योंकि शुक्र पंचम भाव में ही बैठे हैं, जो कि पद के कारक होते हैं। विचार करके देखता हूं तो यहां से यहां लाभ को देखेंगे। जीवन पर्यंत व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे और कभी भी धन की स्थिति कमजोर नहीं होने देंगे, और न ही धन के कारण कभी भी इनका काम रुकते देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास और जीवन का लाभ मिलता ही रहेगा। अगर थोड़ा बहुत प्रभावित होगा तो वो सूर्य के आने के कारण और शुक्र के आने के कारण, जब जब शुक्र की स्थिति और जब जब चंद्रमा की स्थिति आएगी तब तब व्यक्ति थोड़ा ऋण में और थोड़ा परेशान होगा। ये स्थितियां इनकी कुंडली में बनती है। अब बात चंद्रमा की करता हूं। चंद्रमा आपकी कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। ये बुध का नक्षत्र है। मैंने इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक के बारे में आपको आरंभ में ही बता दिया है। चंद्रमा भी नीच के हैं और ये रोग भाव में बैठे हैं। अब विचार करके देखिए तो आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा जब रोग भाव में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो अपने आप को प्रभावित करेंगे, और वो पापक भी बनते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं। तो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक हुए और ऊपर से बैठे रोग भाव में, और वो बैठे किसके साथ हैं? तो छठे भाव के अधिपति रोगेश के साथ। और मंगल छठे भाव में आपकी कुंडली में अकारक होता है, तो आपकी कुंडली के लिए, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल अकारक, यानी कि वो रोग देंगे। तो इस आधार पर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का, विशेषतया अपने फेफड़ों का, विशेषतया अपने सीने के दर्द का, विशेषतया अपने रक्त का, विशेषतया अपने माथे के दर्द का, विशेषतया अपने नेत्रों का और बालों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह का भी योग है, गिरने पड़ने की संभावनाएं मंगल देते हैं और बनाते हैं, तो ये स्थिति विचारणीय है। चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में पड़ेगी व्यय भाव पे, माता के स्वास्थ्य को। हालांकि वो उच्च की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति को कहूं तो अपने माता के स्वास्थ्य का, और हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य प्रायः बुरा और कमजोर रहता हो। ये मैंने चर्चा करी आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की। इनका प्रभाव थोड़ा और बता देता हूं कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति की कुंडली थोड़ी कमजोर सी मानी जाने लगती है, और साथ ही साथ व्यक्ति के राजयोगों का फल थोड़ा कम मिलता है, और साथ ही साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का इम्यून दोनों कमजोर और बुरे तौर पे प्रभावित होते देखा जाता है। पंचम भाव में बैठे सूर्य कभी कभी पति और पत्नी के संबंधों को कभी कभी बैलेंस में, और एक कहीं ना कहीं शीशे की दीवार होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी और दूर, या फिर हो सकता है कि पति अपने काम के चलते काफी दूर से रहते हो। ये बात भी बनती है क्योंकि सूर्य पंचम भाव ये प्रेम का भाव है ना। विचार करके देखिएगा, बताता हूं एक बात। ये दूसरा भाव जो है, यहां से पति और पत्नी निकट आते हैं। पंचम भाव में वो जवान हो जाते हैं और सप्तम भाव में प्रबुद्ध हो जाते हैं। ये स्थिति है। यहां पे पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं नीच के, तो नीच का ग्रह अगर जिस भाव में बैठेगा उस भाव को प्रभावित करेगा। क्या फर्क पड़ता है कि शुक्र बैठे हैं?
फिर भी वो प्रभावित होंगे ही होंगे, और निश्चित रूप से कभी कभी वैचारिक मतभेद दिखता है। अब थोड़ी सी चर्चा लग्न पे पड़ रहे ग्रहों की दृष्टियों से देख लेता हूं कि आपकी कुंडली में लग्न के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है और वो कहां का अधिपति है। तो सबसे पहले देखिए, तो सूर्य नहीं देख रहे हैं, चंद्रमा नहीं देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। ये मंगल कौन है? आपकी कुंडली के रोगेश, और इनकी दूसरी जो राशि बनती है जन्म कुंडली के पापी भाव के अधिपति लाभेश। लाभेश का रोग भाव में जाना और रोगेश का जन्म कुंडली के लग्न को देखना। साथ ही साथ मंगल आपकी कुंडली के लिए रोगेश होकर के जब लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के रोग के कारक हो जाएंगे। और व्यक्ति की कुंडली में अब विचार करिए तो लग्नेश जो कि यहाँ के अधिपति होते हैं वो कहाँ जाकर के बैठे हैं? 6ठे भाव में, जो कि रोग का और प्रतियोगिता का भाव होता है। ये अवयोग कहा जाता है। ये स्थितियां आपकी कुंडली में रोग को देने वाली हैं। इस वजह से एक बात बता देता हूं, हमेशा अपने रक्त का और चमड़ों का विशेष ख्याल रखिएगा। जब जब चंद्रमा आएंगे तब तब आपकी कुंडली या फिर आपसे जुड़े लोग चमड़े से संबंधित शिकायतों के लिए जाने जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बुध और चंद्रमा ये दोनों चर्म रोगों के सूचक होते हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा भी चल रही है, जो कि बुध के साथ है, जो आपकी कुंडली का लग्नेश है। लग्नेश का 6ठे भाव में जाना अवयोग होता है, अवयोग माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का कई बार आना आसान होता है और व्यक्ति उससे पार तो पा जाता है, क्योंकि हर बार वो कमर कस के तैयार रहता है जीवन के प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये हमेशा आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार ऋण में फंसा हुआ भी सिद्ध होते देखा जाता है। मंगल की दृष्टि पड़ी, बाकी और भी अन्य कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्न को नहीं देख रहे हैं, तो आप थोड़े से जल्दबाज भी हैं। निर्णय लेने में थोड़ा सा संकोच कर लेना चाहिए और विचार कर लेना चाहिए। सूर्य चंद्रमा, मंगल आपकी कुंडली के रोगेश होते हैं, लाभेश होते हैं, लाभ भाव में के अधिपति होकर के रोग भाव में बैठे हैं। यहाँ से उनकी 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ शनि की राशि को देखेंगे। ये थोड़े से भाग्य को कमजोर करने वाले भी होंगे। वास्तव में हालांकि शनि देख रहे हैं, लेकिन वो शनि खुद अपनी राशि को देख रहे हैं तो एक तरफा बल देंगे, क्योंकि वो बैठे भी हैं बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, भले ही सम राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तात्कालिक मित्रता में सूर्य के साथ समता में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शनि आपके भाग्य को थोड़ा कमजोर करेंगे। लेकिन यहाँ से आपके धार्मिक कृत्यों को देने वाले होंगे। और मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दो पापक ग्रहों की दृष्टि है, जिसमें से एक ग्रह अपनी राशि को देख रहा है और एक शत्रु ग्रही होकर के शत्रु के भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कई बार व्यक्ति अपने पिता का लाभ कमजोरी से, या पिता के स्वास्थ्य को कमजोर, या माता पिता के साथ या अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद कम बार प्राप्त कर पाता है, या फिर कई बार अपने जीवन में एक से अधिक भवन का मालिक भी बनते देखा जाता है। और कई बार व्यक्ति जीवन में धार्मिक कृत्य को करने वाला भी होगा, ये भी तय है। 4थी के बाद 7वीं दृष्टि विदेश भाव पे, यहाँ शुक्र की राशि, शुक्र आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं और वो अच्छा फल देंगे। मंगल की वहां पे दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति जो है वो कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भी अगर कोई काम करे तो सफलता मिल जाती है। हालांकि व्यक्ति वाणिज्य का करता धरता होता है, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला, और वाणिज्य का और खास करके कैलकुलेशन का प्रदाता होता है, ये बात भी तय है। 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि मैंने यहां बताई। अब बात आपकी कुंडली के लग्नेश बुध पे कर लेते हैं। सबसे पहले विचार करिए, आपकी कुंडली में लग्नेश होते कौन है? बुध होते हैं। ये 2 भावों के अधिपति, सुख के अधिपति और लग्न के अधिपति। कुंडली का रोल जो है और कुंडली को जो आधिपत्य मिला हुआ है वो बुध को मिला हुआ है। तो बुध यहां इन दोनों भावों के अधिपति होकर के 6ठे भाव में गए। ये प्रतियोगिता भाव है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और खास करके ये ग्रह जो बैठे हैं वास्तव में वो यहाँ का फल ना करके पंचम भाव का फल कर रहे हैं, तो व्यक्ति का ज्ञान पक्ष बड़ा उच्चतर स्तर का है और उच्चतम स्तर का होगा, क्योंकि ज्ञान के कारक ही ग्रह उच्च के हो रहे हैं, और वो भी द्वितीय भाव में, जहाँ से पढ़ाई के आरंभ का विचार किया जाता है, वहाँ से पढ़ाई शुरू होती है। तो ये बात बनती है। यानी कि अगर बुध की बात करता हूँ तो बुध आपकी कुंडली में यहाँ से बैठ करके जन्म कुंडली के सप्तम भाव 12वें भाव को देखेंगे। व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के भी अगर आरंभ करे कोई काम तो बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करूंगा। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सुख सप्तम और दशम भाव के अधिपति होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के अगर उच्च के होंगे, यानी कि
कहाँ का अधिपति? उच्च का हुआ। सप्तम भाव का अधिपति उच्च का हुआ लेकिन अपने भाव से 8वें। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो प्रेम संबंध होते हैं वो थोड़े तटस्थ भी होते देखे जाते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने प्रेम को वो जग जाहिर और जाहिर नहीं करते हैं। ऐसी भी कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि इसका क्या फ़ायदा होता है मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अगर प्रेम करते हैं तो उसे जाहिर करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। और कैरियर भाव का अधिपति जो कि मीन राशि है, वहाँ का अधिपति अपने भाव से 5वें गया, 1 2 3 4 5, ये बहुत अच्छी बात है। अपने भाव का अधिपति अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में जाए और साथ ही साथ वो उच्चका होकर के बैठा हो, जहाँ एक तरीके से वो कारक भी होता है दशम भाव का, ये श्रेष्ठ है ना, और बड़ा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। शनि का नक्षत्र ज्ञान के कारण न्याय भी मिलेगा और व्यक्ति ज्ञान के ही बदौलत समाज में उत्कृष्ट फल का मालिक बनेगा। 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के ऋण भाव पे, ये मंगल की राशि है। व्यक्ति ऋण रखेगा और रख करके आगे भी अगर बढ़ना चाहता है, हालांकि देना नहीं चाहिए क्योंकि चंद्रमा कमजोर हैं और मंगल छठे भाव में बैठे हैं। इस वजह से किसी को भी पैसे देने से पहले 10 बार विचार करें तभी जा करके दें। आपके पैसे प्रायः अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, आते नहीं वापस। 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के रोग भाव को देखने के कारण कहीं न कहीं व्यक्ति के पेट में भी परेशानी रहेगी। हालांकि मंगल वहां बैठे हैं रोगेश होकर के, चंद्रमा बैठे हैं, लग्नेश भी बैठे हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को वहां पे कमजोरी मिल रही है। इस वजह से अपने स्वास्थ्य का और अपने पति के स्वास्थ्य का नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। 5वीं के बाद 7वीं धन भाव को शनि की दृष्टि, शनि भाग्येश हैं। भाग्येश पे या फिर भाग्य भाव पे या भाग्य भाव के दूसरी राशि पे जब उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी धन के प्रदाता बन जाएंगे और व्यक्ति के जीवन में कई बार अनायास धन के आने का मार्ग खुल जाता है। ये 7वीं दृष्टि का प्रभाव। 8वीं और 9वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में अपने ही भाव को देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति का कैरियर और व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का सुख बड़ा अच्छा देखा जा रहा है। ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव। शुक्र की दृष्टि पे विचार करता हूं तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए पंचम और साथ ही साथ वो 12वें भाव के अधिपति होते हैं। 12वें भाव के अधिपति होने के कारण ये अपने इस भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे, अर्थात यहाँ का वो फल नहीं करेंगे लेकिन वो पंचम भाव का फल जरूर करेंगे। हालांकि फिर भी वो सूर्य जैसे एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जहाँ पे आकर के उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है, फिर भी वो अस्त नहीं है, लेकिन वो सूर्य वहां पे नीच के होकर के बैठे हैं। इस वजह से वो शुक्र को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो व्यक्ति का प्रेम संबंध कई बार जवान होते होते रह जाता है और लाभ भी थोड़ा प्रभावित होता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के लाभ को देखेंगे। व्यक्ति बैंकिंग आदि का काम करने वाला, लाभ कमाने वाला, शेयर सट्टेबाजी से बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं लेकिन थोड़ा मिल भी सकता है, ये विचार भी बनती है। अब बात शनि की कर लेते हैं। तो शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति, क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है, अष्टमेश भी होते हैं। अष्टमेश होकर के भाग्य भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे, वो सूर्य की राशि में, सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में, और वहां वो बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में, जो कि इस कुंडली में कारक होता है। ये दोनों ग्रह क्रमशः शुक्र और शनि आपकी कुंडली में कारक होते हैं। वहां से 7वीं दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार धार्मिक कृत्य करेगा, धर्म का आचरण करने वाला होगा, ग्रंथ का अध्ययन करने वाला होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, धार्मिक मनोवृत्ति को धारण करने वाला होगा, कभी किसी को ठगने और ठगाने में भरोसा न करने वाला होगा, और अपने तार्किक बुद्धि के बल पर न्याय करने वाला होता है। अपने परिस्थितियों से, चाहे किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति आती हो जीवन में, उससे वो न्याय कर बैठता है। तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में ज्ञान भाव पे पड़ेगी तो कभी कभी थोड़ा सा परीक्षा में या एजुकेशन में या जितना अंक मिलना चाहिए उतना वो शनि नहीं दे पाते हैं। हालांकि वो उनकी उच्च की दृष्टि होगी, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के यश का भागी व्यक्ति हो जाता है और अपने ही बल पर स्वाभिमानी होकर के समाज में उच्च प्रतिष्ठा, उच्च पद और उच्च धन का मालिक भी बनते देखा जाता है। एक से अधिक भवन का सुख, क्योंकि यह यश, गौरव और सम्मान का भाव है। यहाँ पे शनि जब उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो श्रेष्ठ फलों के प्रदाता हो जाएंगे। हालांकि एक बात और बता दूं तो यहाँ पे शनि और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पे सूर्य नीच के हो रहे हैं और यहाँ पे शुक्र अपनी राशि के बैठे और शनि यहाँ पे कारक होते हैं, तो यहाँ पे शनि ज्यादा बलवान होते देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पंचम भाव पे वो थोड़े से मंद गति से प्रभाव को देने वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का प्रेम संबंध जहाँ कमजोर होगा, और कई बार व्यक्ति का प्रेम कमजोर होते देखा जाता है। ऐसी स्थिति में कि शनि की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो दाम्पत्य के साथ साथ आपके पहले पुत्र या
आपके संततियों के साथ संबंधों को कई बार वो कटुतापूर्ण भी बनाने वाले हो जाते हैं। इस वजह से उनके साथ संबंध थोड़ा निकटता का लाइएगा। शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि की चर्चा करी। 8, 9, 10 ये वृषभ राशि को देखेंगे, जो शुक्र की राशि है। आपकी कुंडली में 12वें भाव अगर देखें तो यहाँ पे व्यक्ति को कई बार कपट और कृपण भी बना देते हैं और खर्च की अधिकता थोड़ी देंगे, क्योंकि वो शुक्र की राशि है। हालांकि एक बात करूं तो यहाँ पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इस आधार पर व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। ये आपकी कुंडली का अध्ययन था। अब कुछ अच्छी और मोटी बातों को बता देता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा के जस्ट पीछे ही शुक्र बैठे हैं। ये एक अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अकाट्य धन का मालिक और भवन का सुख भोगने वाला और श्रेष्ठ संततियों का मालिक होते हुए भी कई बार उसके स्वास्थ्य को कमजोर होते भी निगेटिव तौर पे देखा जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं, इस वजह से कई बार अपने बच्चों को उच्चतम संस्कारों को देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के भाग्येश की दृष्टि जन्म कुंडली के जब पंचम भाव पे पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ न्याय तो होगा, यश गौरव सम्मान मिलेगा, लेकिन 40 से 50वें साल के बाद 50 साल के बाद स्थितियां थोड़ी मेंटेन करने वाली और सुखदायक हो जाती हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।